जब प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं हम, तो हमने देखा अगर किसी चीज को प्रोजेक्ट किया जाए यानी कि फेंका जाए ग्रेविटी की प्रेजेंस में, ग्रेविटी की प्रेजेंस में फेंका जाए, तो वो चीज कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करती है। देखो ये है, ये एक आदमी खड़ा है, उसने एक बॉल को फेंका, उसने फेंका तो ऊपर था, लेकिन वो बॉल दोबारा जमीन पे आके गिरी, गिरी। इस पाथ को, इस रास्ते को हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। कैसा पाथ कहते हैं? पैराबोलिक। ठीक है। अच्छा, एक तो ये तब होता है जब कोई चीज फ्लाइट करती है। फ्लाइट मतलब उड़ना। कोई भी चीज जब उड़ती है तो उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, वो दो तरीके का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है। ठीक है ना? तो यस सर। अगर कोई चीज, हाँ, अगर कोई चीज दो डायमेंशन में चले और प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चले, तो उस चीज को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। ठीक। हमने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, इसकी वीडियो मैंने बना के डाल भी रखी है, नाम था ग्राफ। अगर हम ग्राफ देखते हैं तो किस तरीके की चीजें दिखाई देती है हमें ग्राफ में। और ग्राफ बेसिकली होता क्या है? ग्राफ दो चीजों का कंपैरिजन होता है। जरा देखो, दो चीज के एक, बीच का रिलेशन। हाँ, दो चीज के बीच का रिलेशन, यानी कि ये देखो, ये दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा, ये हो सकता है कि वाई और एक्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो सकता है कि वाई एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता। ये हो सकता है वाई एक्स के स्क्वायर है। कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि एक्स वाई का स्क्वायर है, या ये हो सकता है कि एक्स इनवर्स है वाई स्क्वायर में, या इनवर्स है वाई में। हो सकते हैं, ये कंपैरिजन हो सकते हैं ना बेटा। अब कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं बेटा हम। निमृत, निमृत बेटा, मैं पहला केस ले रहा हूं कि y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, और पावर भी क्या है? 1। ठीक। ओके सर। ठीक है, और या यूं कह लो y इज इक्वल्स टू x है। ठीक। ठीक है सर। ठीक है, अब इक्वल टू कर दिया। प्रोपोर्शनैलिटी में तो फिर भी चेंज आ सकता है, लेकिन जब तुमने y को x के इक्वल कर दिया, इसका मतलब दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अगर आपने x1 यस लिया सर। तो y1 लोगे, x2 लिया तो y2 लोगे, x3 लिया तो y3 लोगे। ठीक है। अब इन पॉइंट को देखो, जो मैंने ये पिंक कलर से पॉइंट बनाए हैं, ये तीनों पॉइंट अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है? देखो ये पॉइंट मैंने जोड़े। सर स्लोप ग्राफ की। कैसा स्लोप है ये? एक स्ट्रेट लाइन, सर मतलब, अच्छा स्ट्रेट लाइन, हाँ। वो भी 45 डिग्री पे। कैसे, कितनी डिग्री पे? 45 डिग्री पे। भाई इसका मतलब ये है x इक्वल है y के। अब किसी बच्चे ने कहा भैया ये स्लोप क्या काम करेगा, जैसे अभी निम्रत ने कहा कि भैया ये स्लोप है, तो सारे बच्चे ध्यान दो, ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। क्या मतलब होता है? टेन थीटा। तो यहां पर आपका जो स्लोप है ना, स्लोप वो है y बाय एक्स, वो है टेन थीटा। और टेन थीटा 1045 पे कितना होता है? 1। सर 1 1। होता है। तो y बाय एक्स 1 है, इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स है। यही तो बोला था मैंने स्टार्टिंग में। कंसेप्ट बना? यस सर। गौरी समझ आया? हाँ सर, आ गया। तो हम यहाँ पे ग्राफ के स्लोप को समझ रहे हैं। अब किसी बच्चे ने कहा कि भैया y को ना x के साथ मल्टीप्लाई और करो। ध्रुव, हम पहले बात कर चुके हैं, अगर x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ग्राफ में क्या मिलेगा? अगर मैं y और
एक्स का मल्टीप्लीकेशन देखता हूं तो मुझे मिलता है एरिया ऑफ ग्राफ। क्या मिलता है? एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ होगा y मल्टीप्लाई में x। और वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ y मल्टीप्लाई में x होगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये एक ट्राइंगल है, दिख रहा है ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना यस चाहिए, सर। तो हाफ कर देना। अगर ये सीधा होता, रेक्टेंगल होता, तो मैं x इंटू वाई करता। बात ठीक है ना? हम्म। यस। ठीक है सर। और अगर ये केस आ जाए तो दूसरा केस देखो, y और x का रिलेशन कुछ ऐसा है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो सकता है। क्या रखूं वैल्यू? अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं बच्चों, x की वैल्यू यस 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 आएगी, हाँ जी सर। क्योंकि स्क्वायर तो 1 ही होता है 1 का। और अगर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4। 2 3 4 4 आएगी। यस और सर। अगर x की रूट वैल्यू टू है। में √2, अरे पहले, अब अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं तो बेटा सर 9। 9। डबल होता रहेगा। डबल नहीं बेटा, स्क्वायर होता रहेगा। डबल कौन बोल रहा है ये? स्क्वायर होता रहेगा। तो मतलब वो स्क्वायर ही डबल स्लोप है। बनेगा, तो स्लोप ये तो वाला काफी ग्राफ बनेगा इसमें। हाँ, ये तो काफी ऊंचा चला गया, ठीक है ना? तो मैं 9 को यहां ले रहा हूं वैल्यू को। 5 6 7 8 9, ये लो 9 आ गया। तो ये 3 के साथ 9। अब मैं इन 3 पॉइंट्स को मिलाता हूँ, जरा देखना बनेगा क्या। अपने आप देखो, मैं इन पॉइंट को डार्क कर रहा हूँ पिंक कलर का बना के, जिससे समझ में आए। अब इस पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ बना? ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, पैराबोला। पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन यही होती है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? या एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ऐड वगैरह भी हो सकता है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये y और एक्स स्क्वायर की इक्वेशन होना जरूरी है, ठीक? सर एक्सेलरेशन हो रही है इसमें तो। एक्सेलरेशन तो बेटा तू तब बोलेगी ना जब मैं तेरे को कहूंगा कि ये ग्राफ टाइम और डिस्टेंस का है। मैंने अभी तक ग्राफ कुछ भी चीजें कहाँ लिखी है? कहाँ लिखा मैंने अच्छा ये सर, तब डिस्टेंस टाइम बोलेंगे ग्राफ? एक्सेलरेशन। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। यस सर। अब एक और बात समझो, इस तरीके का ग्राफ देखो, ये देखो। अब y और x का फिर से ग्राफ बनाया, लेकिन ग्राफ के अंदर क्यूब का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? क्यूब का। तो क्यूब में और ज्यादा, जैसे 1 आया पहले, तो फिर 2 का क्यूब जानते हो क्या होता है? 8। सर 8। तो ये तो और ज्यादा सीधा हो गया ग्राफ, और ज्यादा बोलो तो स्टीपर हो गया। बहुत ज्यादा ये इस तरीके से ग्राफ जा रहा है सीधा, ये देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि क्यूब हो गया ना। यस। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर इनवर्स का ग्राफ बनाऊं तो y इज इक्वल्स टू एक्स के पावर -1, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1/x बन सकता है। यस सर। तो y और x की वैल्यू कैसे कैसे रखेंगे? सर जैसे अगर y 2 लेंगे तो x तो मतलब वही होगा, हाफ हो जाएगा। तो x की वैल्यू y के साथ इनवर्सली चल रही है। अगर मैं y की वैल्यू लेता हूं, अगर y की जितनी बड़ी वैल्यू होगी, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है? बोलो। यस ठीक है सर। सर। सर और अगर y का रिलेशन हो एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या बनेगा? अब और ज्यादा गहरा हो जाएगा, क्यूब पे और ज्यादा।
ठीक, यस यस सर। ये 6 ग्राफ आपको क्या बता रहे हैं? एक्स और वाई का कंपैरिजन क्या बता रहे हैं? एक्स और वाई कंपैरिजन। एक्स और वाई का कंपैरिजन बता रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो भैया मैंने यहाँ पे एक्स और वाई को कंपेयर किया है। अब ये हो सकता है एक्स डिस्प्लेसमेंट हो और वाई टाइम हो, तो ये वेलोसिटी का ग्राफ बन जाएगा। हो सकता है एक्स वेलोसिटी हो, वाई टाइम हो। तो ये तो ग्राफ है, ये क्या है आपके? ग्राफ। और एक है पाथ, रास्ता, ट्रेजेक्ट्री। देखो यहाँ पर भी मैंने कुछ ग्राफ बना के दिखा रखे हैं, दिख रहे हैं आपको ग्राफ? यस सर। हाँ जी सर दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये बनाता हूं तो ये ग्राफ नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंका, ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है। क्या है ये? रास्ता। ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्ट्री ग्राफ नहीं होता। अच्छा, कभी ऐसे करा है कि भाई क्या नाम है, तुमने वो यूज करा होगा नेविगेशन के लिए गूगल का, गूगल मैप? यस सर। यस सर बहुत यूज करा है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि उसमें स्पीड। हाँ बोलो। अगर मैं यहाँ पर ये केस लेता हूँ, तुमने कहा कि भैया उसमें ऐसे ऐसे करके ना ब्लू कलर का ऐसे ऐसे पाथ दिया हुआ था, ये कोई ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ पाथ है। क्या है? पाथ। पाथ। और यहाँ पर आप पॉइंटर बन के ऐसे दिखा रहा होता है कि आप इस तरफ जा रहे हो। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू दिखाता रहता है कि भाई अब यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। हाँ, उसको आपकी स्पीड के साथ रिलेट करके वो टाइम नीचे अलग से देता है कि अब 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे। लेकिन वो पाथ है, ग्राफ नहीं है। पाथ और ग्राफ को अलग अलग याद रखोगे? यस। तो ठीक है, तो प्रोजेक्शन में या प्रोजेक्टाइल में हम बात करेंगे यहाँ पे पाथ की। अब जरा ध्यान दो, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या बोला है? फ्लाइटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अंडर द ग्रेविटी। पहली बात तो फ्लाइटेड ऑब्जेक्ट, और वो पाथ पे काम कर रही है अंडर द ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट वापस आना चाहिए। अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट फ्लाइट करा और वापस नहीं आ रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। भाई तुमने कहा भैया हमने ना एक चीज ली और उसको ऊपर भेजा और वापस ही नहीं आया, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल है? नो सर। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ये है, ये भी प्रोजेक्टाइल है। अगर वहीं वापस आ गया तो भी प्रोजेक्टाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सर बिल्कुल ठीक है? स्ट्रेट लाइन हो तो सर भी पर ये प्रोजेक्टाइल है। पॉसिबल कैसे है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकेंगे और नीचे ही नहीं आएगा? मैंने बेटा उसको ना ग्रेविटी से भी ज्यादा ताकत दे दी, यानी कि उसको एस्केप वेलोसिटी दे दी। उसका नाम होता है, उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। उससे अगर फेंक दे तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, हमारी अर्थ की ग्रेविटी, हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड पार कर जाएगा। ठीक, बट ठीक है सिर्फ सर। प्रोजेक्टाइल थोड़ा ना होगा। हाँ नहीं होगा ना। ठीक है, अब देखो ये दिखाई दे रहा है कुछ आपको? पहली बात, ये ग्राफ नहीं है, पाथ है। क्या है ये? पाथ। पाथ। 2 डायमेंशनल पाथ, जिसमें 2 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रही है, उसको हमेशा उस ऑब्जेक्ट को, वो जो बॉल आपकी जा रही है वो उसको हमेशा नीचे की तरफ कोई खींच रहा है, वो ग्रेविटी है। उस बॉल को हमेशा नीचे की तरफ खींचने वाली चीज क्या है? ग्रेविटी। याद रहेगा? यस। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। जब तुमने किसी चीज को प्रोजेक्ट किया और वो चीज वापस गिर रही है, तो मैं ये कह रहा हूं ये एक 2 डायमेंशनल पाथ है जिसपे ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया मैंने, जिसपे हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है। मैंने जब उसे स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट किया था तो मैंने उसको इनिशियल स्पीड दी थी u। मैंने उसको इनिशियल स्पीड दी थी u, चाहे 20 मीटर पर सेकंड दी, 30 मीटर पर सेकंड दी, कुछ भी दी, और उस स्पीड से मैंने उसको फेंक दिया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा है जैवलिन थ्रो में। ठीक है, ओलंपिक में एक गेम होता है, उसमें भाला फेंकते हैं और वो जब प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इस तरीके से फेंकते हैं और वो आके सीधा जमीन में गड़ जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा जब वो क्रिकेटर कोई 6 वगैरह मारता है तो उसके बाद एक इमेजिनरी प्रोजेक्शन बनाते हो कि यहाँ से गया, यहाँ से गया, जो शॉट गया था, या यहाँ से गया, वो सब प्रोजेक्टाइल है। क्या है? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्ट
क्योंकि आपकी जो क्रिकेट की बॉल है वो फ्लाइट कर रही है हवा में ग्रेविटी की प्रेजेंस में। तो जब वो जहां जाके गिरती है वो उसकी रेंज कहलाती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल रेंज। और जितनी ऊंचाई पे जाती है वो कहलाती है उसकी हाइट। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है वर्टिकल हाइट, एक है हॉरिजॉन्टल रेंज। याद रखना, वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस। और हॉरिजॉन्टली जो चीज चली है उसने वो है रेंज, और वर्टिकली जो चीज चली है वो है हाइट। अब बात आती है, सर अब मैंने आपसे कहा वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ेंगे कैसे। तो याद करो, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस को अब हम आई कहते हैं, वाई एक्सिस को अब हम जे कहते हैं, और जेड एक्सिस को अब हम के कहते हैं। ये बात बताई थी मैंने आपको। हाँ सर। ठीक है, और ये देखो ये क्या लिखा है, वेक्टर ए या और वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब भी हमें किसी चीज को वेक्टर दिखाना होता है तो हम उसके ऊपर एरो बना देते हैं, ये वेक्टर फॉर्म है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये पैरेलल लाइंस। ठीक, इसके बारे में बता चुका हूं पीछे में आपको। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये एक वेक्टर है, ये दिखाई दे रहा है बच्चों सबको वेक्टर? यस सर। इस वी वेक्टर को दो हिस्सों में रिजॉल्व कर दो, एक वाई और एक एक्स एक्सिस में। कर सकते हैं? यस हाँ सर। सर। कैसे करेंगे? हमें ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल का नाम मैंने रख दिया एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बोलो। हाँ यस सर। सर बेस है हमारा vx और हाइपोटेनस है v। ठीक, ठीक है। यस सर। तो आप कह सकते हो यहां से vx हो गया v cos थीटा। इसी तरीके से एक चीज है vy होगा v sin थीटा। कैसे? फिर वही करेंगे हम। इस ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हमें मिल जाता है sin थीटा। साइन क्लियर? थीटा। क्लियर। यहां तक बात ठीक है। तो मैंने आपसे कहा y vx और vy क्या है, तो आपने कहा भैया vx का मतलब है v cos थीटा और vy का मतलब है v sin थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। यहां तक बात क्लियर है? यस यस सर। सर। तो vx का मतलब v cos थीटा, vy का मतलब v sin थीटा। ऐसे ही इस प्रोजेक्शन के अंदर मैं u के दो हिस्से कर दूंगा बेटा, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। नो इसके बाद अब मैं जिन इक्वेशंस का इस्तेमाल करने जा रहा हूं ये आपने लेसन नंबर 2 में पढ़ी थी। याद है v इक्वल टू यू प्लस एटी, यस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन है मोशन की। अब मैं इन तीनों का इस्तेमाल करूंगा और प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस निकालूंगा। देखो सर। हाँ जी देंगे। चल बेटा तू ये आवाज खोल ले, क्या नाम है? तनीषा, प्रोजेक्टाइल दिखाई दे रहा है? यस सर। यस मैंने सर। तेरे से कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ से फेंका गया है। जो मैं रेड कलर का बनाऊंगा ना वो थोड़ी देर Yes, रुकता है, sir. उसको देखिए एक बारी। ये ऑब्जेक्ट ठीक है। फेंका मैंने यू वेलोसिटी से, लेकिन ये पैराबोलिक पाथ बनाकर वापस जमीन पे आ गया ग्रेविटेशन की वजह से। किसकी वजह हाँ। से? ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन मैंने इसको इनिशियली फेंका यू से था। ठीक, हाँ। ठीक है। जो ये यू वेलोसिटी है ना बेटा, यस सर। ये y और x दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? Y और X एक्सिस का। ठीक है, क्योंकि ये y और x एक्सिस के बीच में फ्लाइट कर रहा है। तो मैंने कहा x हाँ। एक्सिस पे इसका लगेगा cos थीटा और y एक्सिस पे लगेगा इसका sin थीटा। ये साइन बात थीटा। ठीक? ये पीछे हाँ। मैंने रिजॉल्व करना सिखाया। हाँ। अच्छा, अब u में मान के चल रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी, h में मान के चल रहा हूँ उसकी वर्टिकल हाइट, r में मान के चल रहा हूँ उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज। ठीक, हाँ। ठीक है। अब इधर देखो,
ये इक्वेशन जानते हो नीचे जो दी है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू टी प्लस हाँ। हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर हाँ माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है ना। हाँ अब जरा ध्यान दे बेटा, वर्टिकली क्या क्या चीजें होती है और हॉरिजॉन्टली क्या क्या चीजें होती है। जब मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं ना, तो एक पॉइंट पे जाके वो चीज रुक जाती है, उसे कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। उस पे जाके रुक जाती है, वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है, 0। ठीक है। तो मैंने कहा ये बात ठीक है कि वर्टिकली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यस सर। किसी पॉइंट पे जाके वो चीज रुक जाएगी, ये बात ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैंने कहा जब कोई चीज ऊपर जा रही होती है ना, तो उसको नीचे की तरफ खींचा जाता है, इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, ऑलवेज नीचे। हाँ तो इसका तो मतलब माइनस जी। उसका, हाँ माइनस जी, एक्सीलरेशन हम माइनस जी लेंगे और वेलोसिटी ऊपर जाते हुए हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगी, 0। ठीक है। हाँ अब इसके आने जाने के टाइम को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक जाने का टाइम और एक आने का टाइम। इसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट यहाँ तक, इसके बाद टाइम ऑफ यस डिसेंट। बता बेटा ठीक है गलत है? यस ठीक है। तो यूं कह सकते हैं कि भैया यहाँ से फेंकी हुई चीज यहाँ तक जब गई तो इसे आप कहोगे टाइम ऑफ एसेंट, और जब ये वापस आई तो टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। ठीक है। अगर टोटल टाइम लगा t, तो एसेंट में लगेगा t/2 और डिसेंट में लगेगा t/2, t/2। ठीक है। यही मैंने कहा, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू t/2, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू t/2 और टोटल टाइम इक्वल्स टू। तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की बात करी हमने, और s है आपका हाइट, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे वर्टिकली हाइट h लेंगे, और वर्टिकली मैं इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा, u/, क्या लूंगा, uy। तो ये सारी बातें वर्टिकल है। वर्टिकली एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी, वर्टिकली फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, वर्टिकली टाइम के हम दो टुकड़े कर देते हैं, ऊपर जाने का टाइम एसेंट, नीचे आने का डिसेंट। वर्टिकली जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको हम h से दिखा देते हैं, वर्टिकली जो हमारी इनिशियल स्पीड होती है हम उसको u sin थीटा कह देते हैं, ठीक। ठीक। कोई गड़बड़? नहीं। ठीक है। अब बेटा हॉरिजॉन्टली, क्या हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन लग रहा है? नहीं। हॉरिजॉन्टली जब तुम जमीन पे खड़े हो तो तुम्हें ग्रेविटी नहीं खींच रही, खींच के अंदर थोड़ी ले जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या लग रहा है हॉरिजॉन्टली, 0 हॉरिजॉन्टली, लगेगा। ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, vx, उसको हम Vx। निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, हाँ। और आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, कितनी है, u cos थीटा। और डिस्प्लेसमेंट है रेंज, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट रेंज होती है। टाइम अब पूरा लगेगा, देख बेटा यहां से यहां आने में पूरा टाइम लगा ना, टोटल हॉरिजॉन्टली टाइम लेंगे फिर। हम आधा आधा हाँ नहीं करेंगे यहाँ पे, हाँ वो हाइट तक टोटल टाइम पहुंचने में तो लेना है। टाइम, हाँ हाइट तक पहुंचने में टाइम आधा आधा लगा था, यहाँ नहीं लगेगा। हाँ ये दोनों ठीक बातें, है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की दोनों बातें याद रहेंगी। हाँ अब हम बात करेंगे इसके एक्सप्रेशन की। पहला सर एक्सप्रेशन देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम कितना लगा जब तक वो हवा में रहा, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा हमारे पास एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी। यहाँ पे एक फायदा है, y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है आधे टाइम के बाद, ठीक बात है। यस सर। एक चीज और, यहां तक जाने में टाइम कितना लगा है, t/2, फाइनल वेलोसिटी 0 है। और जब मैं वर्टिकल की बात करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी होती है uy, यानी कि u sin थीटा, ठीक। आप कह यस सकते हो सर। कि वर्टिकली vy है 0, u है uy यानी कि u sin थीटा, और जब वर्टिकली कोई चीज ऊपर जा रही हो तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा होता है, वो होता है माइनस का g, और टाइम होता है आपका t/2, ठीक है। यस सर। अगर ये चारों चीजें मैं पुट कर दूं इस इक्वेशन के अंदर, v इक्वल टू प्लस एटी के अंदर, तो मेरे पास ये आता है, dy की जगह मैंने रखा 0, uy की जगह रखा u sin थीटा, एक्सेलरेशन की जगह रखा मैंने माइनस का g, और टाइम की जगह रखा t/2। ये पुट करने पर इस u sin थीटा को उठा के अगर मैं उधर ले जाता हूं तो वैल्यू आती है माइनस u sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस gt/2। तो यहां से आपका टाइम पीरियड आता है 2u sin थीटा अपॉन g। टाइम पीरियड की वैल्यू आती है 2u sin थीटा अपॉन में g।
इसके बाद हम बात करते हैं रेंज की। रेंज हॉरिजॉन्टली होती है, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब हम बात करते हैं रेंज की तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, तो टाइम पूरा कैपिटल टी लगता है। इनिशियल स्पीड होती है u cos थीटा और हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन होता है 0। कितना होता है एक्सेलरेशन? 0. तो यहाँ पर मैंने इसको 0 रख दिया। अगर इस इक्वेशन को 0 रखा तो क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी? Yes, sir. और टाइम पीरियड के अभी देख, थोड़ी देर पहले हमने एक वैल्यू निकाली थी 2u sin थीटा अपॉन जी, और u cos थीटा को एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया, u से मल्टीप्लाई होकर u स्क्वायर बन जाएगा, cos थीटा sin थीटा और 2 एक साथ ले लिया तो बन गया 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा पे अगर हम आइडेंटिटी लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की तो इसकी वैल्यू होती है sin 2 थीटा। क्या होती है? Sin 2 theta. ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला आ गया बेटा u स्क्वायर बाय जी sin 2 थीटा। ये तो हमारी रेंज हुई। अब मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम रेंज कब होगी? भाई इनिशियल स्पीड हमने दी थी, इसको मैं चेंज करूं, जी मैं चेंज कर नहीं सकता, या मैं थीटा चेंज करूं। तो अगर मैं किसी चीज को बहुत जितनी मतलब जिस भी चीज की मैं यूज कर रहा हूं, मान लो मैं किसी गन का यूज कर रहा हूं, तो गन की एक मैक्सिमम स्पीड होगी। उस स्पीड के बाद तो मैं उसको स्पीड दे नहीं सकता, यानी कि इनिशियल स्पीड की भी एक लिमिट है। मैं रेंज को कम या ज्यादा करने के लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस चीज पे हूं? एंगल पे। किस पे हूं बेटा? Angle पे. जैसे तूने कहा कि भैया इस चीज पे ना हमें हिट करना है, इस पे गोली मारनी है, तो आप ना एक बात समझ लो कि बुलेट की अपनी एक मैक्सिमम स्पीड है। ये वाली जो गन है, मेरी वाली गन, वो इससे ज्यादा स्पीड से मार ही नहीं सकती, इसकी लिमिट है। लेकिन अगर आप इसकी प्रोजेक्शन सही रखो तो ये इसको हिट कर सकता है। प्रोजेक्शन मतलब थीटा। क्या? Theta. तो क्या थीटा होना चाहिए कि रेंज मैक्सिमम आए? साइन 90 पे रेंज मैक्सिमम होती है। किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है? Sin 90 पे. अब साइन 90 कैसे बनाऊं? रेंज साइन 90 बनाने के लिए मैंने वैल्यू लिख दी साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90। तो उस वक्त थीटा क्या होना चाहिए? अच्छा, यहां से कंपेयर करने पे पता चल रहा है कि 2 थीटा इक्वल्स टू 90 है, Yes, sir. तो थीटा 45 होगा। Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखो क्या यही किया हमने? r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की जगह मैं साइन 90 की वैल्यू रख रहा हूं क्योंकि वहां पर साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है +1। और साइन 90 से अगर मैं कंपेयर करूं साइन 2 थीटा को, तो मुझे पता चलता है 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 और थीटा क्या हो जाएगा? 45। अगर 45. तुमने किसी चीज को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है तो वो सबसे दूर जाके गिरेगी। ठीक, Yes, sir. और मिनिमम के लिए साइन होना चाहिए 0, तो थीटा क्या होना चाहिए? 0। अगर थीटा 0 होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या थीटा रेंज 0 हो जाएगी। थीटा 180 हुआ ना तो भी रेंज 0 हो जाएगी, 90 हुआ, सॉरी, बताता हूं कैसे। अब देखो, अगर ऐसा हो कि थीटा हो 180 90, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 180. साइन 180, और साइन 180 भी 0 होता है। तो आपकी रेंज फिर से मिनिमम आएगी। तो थीटा 0 हो या थीटा 90 हो, रेंज क्या आएगी? 0. मिनिमम। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे वर्टिकल हाइट की, तो वर्टिकल हाइट में फिर से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर मैं s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं वर्टिकली के लिए, तो वर्टिकली हम सबसे पहले देखेंगे s बन गया हमारा h, u बन गया है u साइन थीटा, टाइम हो गया आधा, मैंने बताया था वर्टिकली टाइम हम आधा लेते हैं, और एक्सेलरेशन अब है -g। बात ठीक है गलत है? ठीक है सर. ठीक है, अब देखो h तो ठीक है, देख वैल्यू रखी मैंने, जो जो चीजें कट सकती थी वो काट दी, 2 कट गया, टाइम की वैल्यू होती है ना 2u sin थीटा अपॉन में g, जो भी हमने ड्राइव किया, यहाँ पे भी 2 कट गया। ठीक है, ठीक है.
तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई, h इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अगर मैं इनको देखता हूं, यहाँ पर एक वैल्यू है पूरी की पूरी और यहाँ पर हाफ है, अगर एक में से आधा गया तो कितना बचेगा बेटा, आधा बचेगा। Yes, sir. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी इज इक्वल्स टू हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ठीक है कि गलत है? ठीक है। ठीक है, तो यहां से तेरी हाइट आ गई, क्या आ गई बेटा? Height. ठीक है, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे थीटा पे जाना पड़ेगा। अब की साइन स्क्वायर Sir. थीटा है, साइन टू थीटा नहीं है बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन टू थीटा नहीं है बेटा। अब h की वैल्यू आ रही है हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट के लिए साइन स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू साइन की +1 होती है। Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा ही है, साइन टू थीटा नहीं है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 90। क्या आएगी? 90. मैंने कुछ नहीं किया, ये स्क्वायर यहां से हटा दिया बेटा, तो वहां जाके अंडर रूट बन जाएगा। 1 का अंडर रूट वैसे तो +-1 होता है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ +1 ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हाइट अपवर्ड की तरफ ही ली जा रही है, नीचे नहीं, डेप्थ नहीं ले रहा मैं इसकी, इसलिए सिर्फ मैंने +1 की वैल्यू ली। और साइन 1 कब होता है? 90 पे। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं क्या लूंगा? थीटा 90। और मिनिमम हाइट के लिए मैं क्या लूंगा? थीटा 0। ठीक, Yes, sir. तो 3 बातें कर लिया आज हमने, टाइम पीरियड, रेंज और हाइट। ठीक है, चौथी चीज आती है हमारी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इन प्रोजेक्टाइल। अब ध्यान देना बेटा, मैंने पूरा टाइम नहीं लिया, कैपिटल टी नहीं लिया, ना t/2 लिया है, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि भैया जब प्रोजेक्टाइल बना था ना, अलग अलग पॉइंट थे, क्या थे? अलग अलग पॉइंट थे। है ना, ये इसका प्रोजेक्टाइल है, ये देखो। ठीक है, यहां पर स्पीड यहां सबसे ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर 0 हो गई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी और मैक्स हो गई। ठीक है, 20 से फेंका था ना आपने, अगर प्रोजेक्टाइल में कोई फ्रिक्शन नहीं आया, एयर फ्रिक्शन वगैरह उनको निगलेक्ट कर दो, तो वो 20 से ही वापस आएगा। ठीक है बेटा, सर एक बार ये बात फिर से समझाना। अगर तूने 20 से किसी चीज को 20 मीटर की स्पीड से तूने मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया है, तो वो ऊपर जाएगा, 0 तक पहुंचेगा, फिर जब वापस तेरे हाथ तक पहुंचेगा तो 20 मीटर उसकी फिर हो चुकी होगी स्पीड। ठीक है, ओके सर। तो जैसे धीरे धीरे करके ऊपर जाते हुए कम हुई थी, धीरे धीरे करके नीचे आते हुए बढ़ेगी। ठीक, यस सर इसमें सर। एयर रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होगा? बेटा मैंने बोला ना वो निगलेक्ट करो एयर रेजिस्टेंस का, मैं यहाँ पर अभी ले नहीं रहा केस फ्रिक्शन, इसमें मैं फ्रिक्शन डाल ही नहीं रहा प्रोजेक्टाइल के मोशन में, रेजिस्टेंस उसका पूरा रोल होगा। सर ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ एक इस चीज को देखो, इस पूरे पाथ में जैसे आपने कहा भैया इस पी पॉइंट पे निकालना वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने कहा भाई इस वेलोसिटी के 2 हिस्से होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, वी एक्स और वी वाई होंगे। यस सर। तो आप v का फॉर्मूला जानते हो, v इक्वल टू यू प्लस 80। हाँ। एक्स एक्सिस के लिए क्या लगाओगे? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वाई एक्सिस के लिए क्या लगाओगे? यू वाई वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लगाओगे। हाँ सर। ये बात ठीक है या गलत है? ठीक है। अगर इन एक्सप्रेशन का मैं इस्तेमाल करूं तो मेरे पास वी एक्स क्या आएगा? यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन तो 0 होता है ना एक्स एक्सिस पे, यस सर। और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक, हाँ सर। और मैंने वेक्टर में बताया था आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, याद है? यस सर। लेकिन कॉस 90 तो 0 होता है, इसलिए इसको हटा दिया। अब क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, यस सर।
अब आप Vx की वैल्यू रखोगे u cos थीटा और Vy की वैल्यू रखोगे u sin थीटा माइनस gt। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी। ये चार बातें हमने कर ली है। एक टॉपिक रह गया ट्रेजेक्टरी। जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से गोल घूम रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट पे वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदलती है। चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी। तो एक सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। चेंज इन वेलोसिटी या डायरेक्शन बदलने की वजह से जो चेंज इन वेलोसिटी आती है, उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। जब भी कोई एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसको इक्वेट करने के लिए उसके खिलाफ एक टेंजेंशियल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगता है। उसके खिलाफ एक टेंजेंशियल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके लिए सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन है नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बाहर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दो फोर्सेस भी पैदा करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर सेंट्रीपिटल अगर फोर्स, अगर मैं आपसे बात कहूं सेंट्रीपिटल फोर्स की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंजेंशियल लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स से, ये बाहर की तरफ लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स है जो अपने आप पैदा हो जाती है सेंट्रीपिटल के खिलाफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां, ध्यान दो, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है सेंटर की तरफ, ये नेसेसरी है सर्कुलर मोशन के लिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगता है टेंजेंशियली, और ये खुद एग्जिस्ट करता है, सेल्फ एग्जिस्टिंग है। ये दो बातें मैंने लिखी। अब यहां पर हमने इसको फोर्स से समझा। फोर्स दो तरीके की होती है, एक एक्शन और एक रिएक्शन। एक अप्लाइड फोर्स होती है, काउंटर फोर्स होती है। अप्लाइड फोर्स है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, और काउंटर जो कर रही है उसको वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे मोशन और फ्रिक्शन एक दूसरे को काउंटर करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रखा है। सेंट्रीपिटल कहाँ लग रही है? अंदर की तरफ, जब हम किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं। और बाहर की तरफ उसी वक्त जो लग रही है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप कार को सर्कुलर टर्न पे घुमाते हो, तो हम अगर तेज घुमाते हैं तो हम इनर्शिया की वजह से बाहर जाने लगते हैं। तो वो जो बाहर जाने के लिए फोर्स अप्लाई हो रही है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब इधर देखो, ये एक सेट बना के दिखा दिया मैंने आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम बात करें प्लैनेट्स के लिए, जो प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो उनके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है ग्रेविटेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, और जरूरी नहीं है वो किसी चीज से बंधी हुई हो। यहां पर वो काम कर रही है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन तभी काम करती है जब उसकी फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स का। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। जब वो बी पॉइंट पे था तो उस पे वेलोसिटी v1 लग रही थी। जब वो सी पॉइंट पे पहुंचा तो उस पे वेलोसिटी v2 लग रही है। यहां v1 और v2 मैग्नीट्यूड से तो इक्वल है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अलग है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये जो r1 और r2 है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा यहां पर एक छोटी सी आर्क है इस छोटे से एंगल के लिए, डेल्टा एस एक स्मॉल आर्क है स्मॉल एंगल के लिए, और ये बता दिया वेलोसिटी वगैरह यहाँ सब सेम है। अब मैंने ये दो वेक्टर उठाए, एक v1 और v2, और इनको उठा के बाहर ले आया और एक और ट्राइंगल बनाया।
यहाँ पर v1 एक वेक्टर है, v2 एक वेक्टर है, डेल्टा v एक वेक्टर है। डेल्टा v है चेंज इन वेलोसिटी, v1 v2 है वेलोसिटी एट पॉइंट b और वेलोसिटी एट पॉइंट c। ठीक है, अब हमने बात करी कि अगर हम ये कहें कि ये ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल से, तो इनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। अब मैं साइड्स देखता हूं, mn और bc, ये दो साइड है, mn डिवाइडेड बाय bc, और एक साइड में ले रहा हूं lm और ab, lm डिवाइडेड बाय ab, तो साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। अब यहाँ lm है क्या? lm है मैग्नीट्यूड v1 का, और ab क्या है? मैग्नीट्यूड r1 का। और मैंने बताया था आपको r1 और r2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है r के, और v1 v2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है v के। mn है डेल्टा v और bc है डेल्टा s। तो यहां से फॉर्मूला आ गया v1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय r1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा s, यानी कि v बाय r इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा s। मुझे निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे चेंज इन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो मैंने चेंज इन वेलोसिटी यहाँ रखी और डेल्टा s को उधर ले गया, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया डेल्टा v इज इक्वल्स टू डेल्टा s v बाय r। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम से डिफरेंशिएट करते ही वेलोसिटी बन गई आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यहाँ पर इसे टाइम से डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया आपका वेलोसिटी, और फॉर्मूला आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। तो ये तो हुआ आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो हम जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और सेंट्रीपिटल फोर्स निकल जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में r। एक बात, अब मैं बात करता हूं कि जब कोई चीज रोटेट करती है तो एक मोशन और आता है हमारे सामने, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन की भी अपनी कुछ टर्म्स है। देखो, मोशन दो कैटेगरी में बांटा गया, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन की बात करें तो हम जानते हैं लीनियर मोशन में होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं जो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट था यानी कि s, उसका रिलेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ आता है s इक्वल्स टू थीटा बाय r। कहां से आता है ये? एंगल की डेफिनेशन से। हम जानते हैं एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस, तो आर्क है हमारा s, रेडियस है r, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यानी कि s क्या हो गया? थीटा इंटू r। इसी तरीके से वेलोसिटी है ds बाय dt, ये हम पहले से जानते हैं, यानी कि रेट डिस्प्लेसमेंट का। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? रेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि d थीटा बाय dt। जब हम वेलोसिटी पढ़ते थे तो v को फाइनल वेलोसिटी के लिए और u को इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते थे। अब हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट और ओमेगा से दिखाएंगे। ठीक है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के लिए और ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो ये तो बात हुई वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की। इनके बीच में रिलेशन क्या है? v इक्वल्स टू ओमेगा। कहां से आया अभी बताता हूँ। एक्सेलरेशन हम जानते होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि dv बाय dt, या आप इसको ये भी कह सकते हो v माइनस u बाय t। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसी तरीके से होगा एंगुलर रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि d ओमेगा बाय dt इज इक्वल्स टू, वहां जो हमने u लिया था उसकी जगह अब आ गया ओमेगा, और वहां जो हमने u लिया था उस u की जगह आ गया ओमेगा नॉट। तो v और u की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय t। तो ये आपका तीसरा एक्सप्रेशन हो गया एक्सेलरेशन का। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो बीच में तीन एक्सप्रेशन लिखे हैं, एक तो डेफिनेशन से आ गया s इक्वल्स टू थीटा बाय r, v इक्वल्स टू ओमेगा बाय r और a इक्वल्स टू अल्फा r, ये आते हैं डिफरेंशिएशन से। देखो,
हम ये लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड, तो डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा ds बाय डी टी डिवाइडेड बाय आर। अब डी थीटा बाय डी टी तो बन गया आपका ओमेगा और ds बाय डी टी बन गया वेलोसिटी v। ये एक और एक्सप्रेशन आ गया v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब अल्फा की बात करूं तो फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल्स टू dv बाय डी टी डिवाइडेड बाय आर, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू a बाय आर। तो a आ जाएगा अल्फा इंटू आर। ठीक है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को उठा लूं जिसमें मैंने निकाला था v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर, तो v की जगह पर हम रख सकते हैं r ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r से गया r ओमेगा स्क्वायर बच गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और आ गया, एक तो था v स्क्वायर अपॉन में r और अब आया r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स था m v स्क्वायर अपॉन में r और अब आ गया m r ओमेगा स्क्वायर। देखो भाई, कहता है